ओके तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ओके स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि आज हम लोगों को एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है और नया चैप्टर है, काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है ना। चैप्टर का नाम जैसे कि आप लोग पहले से बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरी आवाज आ रही ना बेटा? सही से आ रही क्या आवाज? यस बोल रहे सर। बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स। बच्चों ये केमिकल काइनेटिक्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। जैसा कि मैंने बताया कि एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा इससे भी पूछा जाता है। बेसिकली मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट को 2 क्वेश्चंस तो इससे जरूर आते हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी काफी इंपॉर्टेंट है और जेईई मेंस से भी कभी 1 या कभी 2 क्वेश्चन इससे जरूर पूछे जाते हैं। बहुत आसान सा चैप्टर है, कुछ भी इसमें नहीं है। बहुत सिंपल सिंपल सी बातें इसमें बताई गई है बच्चों। आइए सर जानते हैं एक एक करके केमिकल काइनेटिक्स क्या है, किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है, किस तरीके पे के कंसेप्ट इससे आते हैं, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें हम लोग पढ़। ओके चलिए। ओके गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स की स्टार्टिंग करने से पहले बच्चों आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। चैप्टर में जैसा कि पहले से ही लिखा हुआ है, चैप्टर में जैसे कि बच्चों पहले से ही लिखा हुआ है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों? बेसिकली अगर मैं काइनेटिक्स की मीनिंग की बात करूं तो एक बेसिक लैंग्वेज में बोलूंगा मूवमेंट। मूवमेंट को हम लोग बेसिकली काइनेटिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। ओके तो सर ये मूवमेंट क्या होता है? बेसिकली अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा कि मूवमेंट का मतलब हम लोग बोलते हैं सर स्पीड। ठीक है ना। स्पीड हम लोग बच्चों कहाँ पे यूज करते हैं सर? फिजिक्स में हम लोग स्पीड के नाम से यूज करते हैं। लेकिन बच्चों ये फिजिकल केमिस्ट्री है तो इसमें हम लोग स्पीड टर्म को यूज नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे एक केमिकल टर्म को ही यूज करेंगे जो एक वेल तरीके से केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है ना, जो काइनेटिक्स को एक वेल तरीके से डिफाइन करे। तो बेसिकली हम लोग अगर मूवमेंट की बात करें तो केमिस्ट्री में अगर मूवमेंट को अगर मैं बेसिकली बात करूं तो केमिस्ट्री में मूवमेंट का बेसिकली मीनिंग होता है केमिकल टर्म में रेट। ठीक है ना, रेट से लेना देना होता है। तो एक ऐसी रिएक्शन या मैं ऐसा या एक पॉइंट लिखूंगा यहाँ पे, द ब्रांच ऑफ द साइंस। ठीक है ना, द ब्रांच ऑफ द साइंस आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ, जो डील्स करती है, विच डील्स विथ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के रेट को डील करती है, दैट इज कॉल्ड है केमिकल काइनेटिक्स। बात समझ में आ गई होगी शायद सारे के सारे स्टूडेंट को। मैं क्या कहना चाहता हूं कि बच्चों कि एक द ब्रांच ऑफ द साइंस, ठीक है ना, साइंस की एक ऐसी ब्रांच जो केमिकल, ठीक है ना, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को डील करती है उसको बोला जाता है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है ना। आइए बच्चों अब जानते हैं सर ये रेट क्या होता है। ठीक है ना, तो आइए जानते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन किसको बोला जाता है। यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? हाँ या ना बोलो? यस सर। यस सर। ओके चलिए गाइस अब सर वो लास्ट में आपने क्या बोला सर? मैंने कहा कि साइंस की एक ऐसी ब्रांच जो केमिकल रिएक्शन के रेट को डील्स करती है, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल काइनेटिक्स। आए समझ में? बोल भाई। यस सर। ओके सर आप पढ़ते हैं रेट क्या होता है। ठीक है ना, तो सर रेट का मतलब क्या होता है?
बेसिकली मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ बच्चों, रेट का मीनिंग बेसिकली होता क्या है। रेट एक्चुअली मैंने जैसे कि आपको बताया, फिजिक्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो सर स्पीड से लेते हैं। आइए समझते हैं सर, इस रेट को समझने की कोशिश करते हैं। आइए लेट अस कंसीडर ए 2 पॉइंट, ए पॉइंट और यहाँ पे बी पॉइंट मैं ले लेता हूँ। ए और बी पॉइंट की स्टडी करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है। अब मैंने आपको बताया बच्चों, यहाँ पे कोई कोई ह्यूमन, कोई पीपल या कोई आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब इसको ए से बी पॉइंट में जाना है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे कोई ह्यूमन या कोई आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब इस आदमी को ए से लेके इस बी पॉइंट तक जाना है। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर ये यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाता है तो इसकी स्पीड क्या रही होगी। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा बच्चों कि इस आदमी की स्पीड क्या रही होगी। तो आप क्या बोलेंगे सर, इसके स्पीड को मेजर करने के लिए आप पहले तो ये बताओगे ए से बी के बीच की डिस्टेंस कितनी थी और कितने टाइम में इसने जो है ट्रेवल की। तो आप झटाक से क्या कर दोगे, स्पीड को बता दो। बताओगे या नहीं बताओगे, बोलो रे बच्चों। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बोलोगे नहीं बोलोगे, बताइए। ओके, अब सपोज कोई एक केमिकल रिएक्शन ए से बी है। अब मैं बोलूंगा ए से बी का जो प्रोडक्ट बना हुआ है, इस रिएक्शन की स्पीड क्या हो, इस रिएक्शन की स्पीड क्या हो। आप ये तो नहीं बोलेंगे ना ए से यहाँ तक की क्या डिस्टेंस ट्रेवल हुई। भाई ए कोई डिस्टेंस, यहाँ पे कोई कोई पाथ थोड़ी ना है, ये तो खाली कर्व है। आप ये तो नहीं कहोगे कि सर ए से यहाँ तक जाने की डिस्टेंस क्या होगी। बच्चों ये कोई डिस्टेंस नहीं होगी ना, ये तो भाई रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो इस केमिकल रिएक्शन की ठीक जिस तरीके से मैं यहाँ पे स्पीड को मेजर कर रहा हूँ किसी फिजिक्स से रिलेटेड चीजों को, ठीक अगर उसी तरीके से मैं केमिकल रिएक्शन की रेट का मालूम करूं, रेट को मालूम करूं, तो रेट और स्पीड एक जैसे टर्म है। तो बस रेट आपका केमिस्ट्री में यूज होता है। तो आप क्या बोलेंगे सर, इस प्रोडक्ट का बनना, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, कितने टाइम में ये प्रोडक्ट बना। जितनी तेजी से ये प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, जितनी तेजी से ये प्रोडक्ट बनेगा, इस रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होगा। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ पा रही है या मैं कुछ भी बोलता जा रहा हूँ, बोलो रे बच्चों। सर रिपीट करो ना एक बार। मैं आप ओके, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैंने आपको बताया बच्चों ये ए और बी है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट साइड है और ये रिएक्टेंट साइड है। अब मैं इस रिएक्शन का रेट कहूंगा तो आप ये बोलेंगे सर, जितनी तेजी से इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा, जितनी तेजी से बच्चों, जितनी तेजी से इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा, इस रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा से ज्यादा होगा। नहीं समझा? नहीं सर। कैसे नहीं समझ रहा यार, प्रोडक्ट जितनी फास्ट बनेगा उसका रेट उतना ज्यादा होगा, यही तो बोल रहा हूं मैं। अब आया कुछ भेजे में? हाँ सर, मतलब वही जितनी तेजी से प्रोडक्ट बनेगा उतनी तेजी से उसका रेट बढ़ेगा। बस वही तो कह रहा हूँ। अब ये लेकिन वो बता, रेट तो क्या होगा सर? अब सुनो रेट पहले। ऑफ चेंज। अब देखो, अब सर ये प्रोडक्ट कब तेजी से बनेगा, जब ये रिएक्टेंट जल्दी से जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। अपने कान आंख नाक सब खोल के रखिए यार। ये प्रोडक्ट सब सर कब तेजी से बनेगा बच्चों, ये प्रोडक्ट तब तेजी से बनेगा जब ये जल्दी से टूटेगा। सही कह रहा हूं मैं? जितनी तेजी से बच्चों ये टूटेगा, भूमिका तिवारी कुछ समझ में आ रहा है क्या? यस सर। बच्चों जितनी तेजी से ये टूटेगा ना, उतनी तेजी से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि रिएक्टेंट धीरे धीरे टूटता जाएगा बच्चों, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। अब रिएक्टेंट का अमाउंट टूटेगा, अमाउंट, तो अमाउंट क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। और जितनी तेजी से रिएक्टेंट का अमाउंट डिकम्पोज होगा तो उतनी तेजी से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो आप क्या बोलेंगे, तो रेट ऑफ द रिएक्शन, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा अगर रेट निकालना चाहते हैं तो रेट इज इक्वल टू, आप क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट।
रिएक्टेंट के अमाउंट में कमी आएगी नहीं आएगी? बोलो रे बालको, सब लोग बोलो, कान खोल के बोलो, मुंह खोल के सुने बोलो और कान खोल के सुनो, बोलो डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सर कितने टाइम में टूटा ये भी तो है, सर बच्चों भेजे में, सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। भाई प्रोडक्ट का अमाउंट टाइम के साथ बढ़ता जाएगा नहीं जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, बोलो रे बच्चों, टाइम टेकन। होगा नहीं होगा? अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। किसी को दोबारा समझना है तो बोलो। ओके सर, डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का अमाउंट धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसके आगे कैसा साइन आ जाएगा, नेगेटिव। टाइम के साथ जब अमाउंट कम होगा तो इसके आगे नेगेटिव साइन आएगा। और सर टाइम के साथ अगर इसका अमाउंट प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता जाएगा तो पॉजिटिव साइन आएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का मतलब समझ रहे हो क्या बच्चों? नेगेटिव और पॉजिटिव का मीनिंग समझे या नहीं समझे, बोलिए। नो सर। नेगेटिव का मतलब मैंने कहा बच्चों कि टाइम के साथ धीरे धीरे उसका अमाउंट कम होता जाएगा, डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का अमाउंट जब समय के साथ डिकम्पोज होता जा रहा है रिएक्टेंट, तो कमी आएगी ना, टूटेगा ना वो, तो टूटेगा तो उसके आगे कैसा साइन आएगा, नेगेटिव आएगा नहीं आएगा? और समय बढ़ने के साथ साथ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है तो सामने से पॉजिटिव साइन आएगा नहीं आएगा, बोलो। समझा क्या? यस सर। अब देखो सर, अमाउंट, तो आप ये अमाउंट क्या है सर, ये तो आप नॉर्मली, तो अगर केमिकल टर्म में क्या बोलते हैं इसको, कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या, नेगेटिव ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अरे समझ रहे हैं क्या, डिवाइडेड बाय टाइम, कितना टाइम हुआ, इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सर ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तभी भी लगाने का? बिल्कुल लगाने का है भाई, ये बिल्कुल लगाने का है, बिना लगाए थोड़ा ना चलेगा ये काम। तो आप देख रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट, कंसंट्रेशन जो है समय के साथ क्या हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है क्या, हो रहा नहीं हो रहा है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट, कंसंट्रेशन जो है समय के साथ क्या हो रहा है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उसी को तो रेट बोल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के समय में, कंसंट्रेशन में, विद टाइम, ऐसा लिख देता हूँ, विद टाइम। टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगा वही तो रेट है या नहीं है? बताओ भाई आप, है या नहीं है, बोलो बच्चों, क्या वही है ना? बिल्कुल सही कह रहा हूं ना? ओके ठीक है ना। सर आपने लिखा कि रिएक्टेंट का अमाउंट समय के साथ कम होगा, सर प्रोडक्ट का अमाउंट आपने लिखा समय के साथ बढ़ता जाएगा। ये बात मैंने लिखी हुई है, उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब बताओ भाई। ओके सर ये आपने ऊपर लिखा है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ टाइम, हाँ, उसके आगे कुछ नहीं है सर? क्यों होगा उसके आगे, समय के साथ चेंज जो आ रहा है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, और उसको, उसी को तो हम बोले हैं, वही तो आपका रेट है, इज कॉल्ड रेट, ऐसा लिख सकता है चाहे तो, इज कॉल्ड रेट ऑफ ओके सर। रिएक्शन। अब ये सब चीजें लिखेंगे थोड़े ना। मुझे लगा सर अब वो साइन कन्वेंशन का कुछ बताओगे, वो साइन प्लस या नेगेटिव होगा तो
नहीं कुछ नहीं लगा हुआ। उसके बाद ये हो गया। चलो आगे बढ़े, एग्जाम्पल सॉल्व करें, क्या करें बच्चों? Yes, sir. ओके चलो इधर देखो, इधर देखो। अब देखो बालको, सर सपोज आपने एक कंसंट्रेशन, सपोज दिस इज आर इज द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो अगर आप इसका रेट लिख रहे हैं तो क्या होता है बच्चों, जब भी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्टिव मास नहीं बोला, कोई भी कंसंट्रेशन आप लिखते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, इस तरीके से क्या लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब इस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, तो डेल्टा ऑफ रिएक्टेंट ऐसा लिखोगे, नहीं लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं कंसंट्रेशन। डेल्टा का मतलब चेंज, समझ रहे हैं क्या, चेंज। डेल्टा ऑफ आर का मतलब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कंसंट्रेशन लिखा जाता है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। टाइम में कितना चेंज आया, शुरुआत में कुछ और होगा, बाद में कुछ और होगा, टाइम इजिकल टू आप क्या लिखेंगे, प्लस ऑफ डेल्टा ऑफ द पी डिवाइडेड बाय डेल्टा। तो इस रिएक्शन का इस तरीके से रेट हो जाएगा। तो सब सपोज ए इजिकल टू आपके पास क्या है, पी है। इस रिएक्शन का, ये एग्जांपल मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से देख लो। तो सर इस रिएक्शन का रेट कैसे लिखोगे, आर इजिकल टू माइनस ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डेल्टा ऑफ द ए अपॉन डेल्टा टी इजिकल टू प्लस ऑफ द डेल्टा बी अपॉन डेल्टा। अब मुझे बताओ भाई, किसी को कुछ पूछना है क्या, किसी को कुछ जानना है क्या? बताओ बच्चों, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा भाई? आ गया समझ में? सर रेट कैसे निकाल रहे हैं आप लोग? Yes, sir. है ना, बड़ा आसान भी है ना, कुछ थोड़े ना है इसमें, रेट तो बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में आप निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, आइए आगे देखते हैं। सर सपोज आपके पास क्या है, एक इक्वेशन ये है, ए प्लस बी इज इक्वल टू, सर आपके पास क्या है सर, ए प्लस बी इज इक्वल टू सर आपके पास सी है। ए प्लस बी इज इक्वल टू सर आपके पास क्या है, सी है। ए प्लस बी इज इक्वल टू बच्चों आपके पास क्या है, सी है। तो इस रिएक्शन का रेट कैसा हो जाएगा, माइनस ऑफ द डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, रिएक्टेंट में क्या है, बी भी तो रिएक्टेंट में है, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस ऑफ द डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यही होगा क्या रेट, बोलो रे बच्चों। बोलो। ओके तो आइए यहाँ पे मैं एक टर्म लिख रहा हूँ, डेल्टा का मतलब क्या हो गया, डेल्टा का मतलब हो गया लार्ज चेंज इन कंसंट्रेशन। लार्ज चेंज इन कंसंट्रेशन, तो मैंने यहाँ पे लिखा था एक टर्म माइनस ऑफ, ऊपर इस वाले इक्वेशन में देखो, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ऐसा लिखा था क्या, इजिकल टू, देखो तो डेल्टा आर का मतलब क्या हो सकता है कि चेंज इन, तो डेल्टा आर क्या हो सकता है कि कंसंट्रेशन R2 माइनस R1, और डेल्टा टी का मतलब क्या हो सकता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन को बच्चों डेल्टा के टर्म में लिखते हैं ना, हाँ सर ए प्लस बी में आर इज इक्वल टू डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी आएगा ना, ये अलग अलग थोड़ी आएगा। कहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे यहाँ पे कह रहा है क्या, यस सर। क्या क्या बोलना चाहता है बेटा, बोल तू। सर ए प्लस बी है तो आर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी आएगा ना, नहीं अलग नहीं अलग थोड़ी नहीं, आएगा। अलग अलग आएगा ना, ए अलग है बी अलग नहीं है, रिएक्टेंट तो है लेकिन ए का अमाउंट कुछ और हो सकता है, बी का अमाउंट कुछ और हो सकता है। बी अलग है, मान के चलिए N2 है और ये H2 है,
तो ये तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन अलग हो गया ना, हाइड्रोजन अलग है, नहीं समझा? अलग अलग है ना दोनों, आया बेटा समझ में? ठीक है, तो सर ये यहाँ पे आपके पास ये ऐसा हो जाएगा, डेल्टा आर इजिकल टू R2 माइनस आपका R1 हो जाएगा। तो जब भी कभी भी जो है बच्चों रेट को डेल्टा के टर्म में लिखा जाता है, तो इस टाइप के रेट को, दिस टाइप ऑफ रेट इज कॉल्ड, इसको कभी कभी हम बोलते हैं एवरेज रेट भी बोलते हैं। तो बच्चों इस टाइप के रेट को कभी कभी हम लोग एवरेज रेट भी कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कुछ बात कहनी है तो बोले। कोई भी बात कहनी है बोले, फिर मैं अगले पेज में जाऊंगा, फिर आप बोलेंगे पिछले पेज का वापस निकालो। तो बच्चों ये स्लाइड सिस्टम नहीं है, इसमें यही पेज फिर आगे बढ़ जाएगा। ओके, अब देखो भाई, सपोज सर एक इक्वेशन लिखता हूँ, एक रिएक्शन लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ N2 प्लस H2 इज इक्वल टू NH। अभी मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया हुआ है, बैलेंस करने का मतलब अलग तरीका हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ओनली इसका रेट लिखते हैं। तो रेट इज इक्वल टू ऐसे होगा, नहीं होगा? डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस ऑफ डेल्टा NH3। बताओ भाई ये ऐसा होगा नहीं होगा, बोलिए बच्चों, ये ऐसा होगा या नहीं होगा, बोलो। ठीक है ना? ओके, अब हम लोग एक काम करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बच्चों यहाँ पे हम लोग करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के टर्म में आप लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सीखा। बच्चों स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं? सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 2A प्लस 3B इक्वल टू, तो इसके आगे जो ये 2 ये 3 आया हुआ है ना, ये आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये इसके आगे क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जब भी कभी भी किसी भी रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, तो उस टाइप के रिएक्शन को निकालने के लिए, उस टाइम के रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए बच्चों आपको क्या करना है? इधर टू ए प्लस 3B इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ C। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो स्टोइकियोमेट्रिक टर्म है ना, इसको हमेशा 1 के रिस्पेक्ट में लिखना है, 1 के इनवर्स में लिखना है, ध्यान रखिएगा। इनवर्स इस तरीके से 1 के रिस्पेक्ट में लिखना है। तो माइनस ऑफ 1/2 ऑफ द डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ द 1/3 इंटू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, और इज इक्वल टू प्लस ऑफ द खाली डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। कर लोगे? बोलो रे बच्चों। Yes, sir. ओके,
के बालकों। सर लास्ट में आपने वो जो इक्वेशन की उसमें क्या लिखा है सर? कहाँ पे? 2a plus 3b gives c r equals -1/2 delta a by 2 हाँ हाँ, उसके बाद यही तो है, स्टाइकियोमेट्री को 1/, के रिस्पेक्ट में लेना पड़ता है। नहीं समझा क्या? स्टाइकियोमेट्रिक मतलब जो आगे 2 3 वैसे आ जाता हाँ, है वो। ये लिखा हुआ है ना, मैंने ये देख, ये आया समझ में? यस सर। ओके, अब इधर देखो भाई, अब सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, N2 + 3H2 इक्वल टू 2NH3। तो बच्चों इसका रेट कैसे लिखूंगा? माइनस ऑफ डेल्टा N2 माइनस ऑफ द डेल्टा N2, इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ द 1/3 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास माइनस ऑफ द 1/3, ठीक है ना? माइनस ऑफ द 1/3 आपका हो जाएगा डेल्टा H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T हो जाएगा, और इक्वल टू बच्चों आपके पास से क्या हो जाएगा देखिए, प्लस ऑफ द 1/2 ऑफ, इस तरीके से 1/2 ऑफ द डेल्टा NH3, है ना, डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। दिस इज द करेक्ट रेट ऑफ द रिएक्शन। कर लोगे? बोलो रे। Yes, sir. क्या यस सर। क्या एक इक्वेशन आप करोगे क्या सॉल्व? लिखोगे एक का रेट? Yes, sir. ओके, 1/2 of the H2 plus 1/2 of the Cl2 is equal to HCl। चलो करो तो इसको करो भाई, बाकी लोग समझ में आ रहा है? फोरम फोरम जोर से बोल बेटा, Yes. और जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। Yes, sir. क्या नाम है? फोरम नाम है या फोराम नाम है? क्या नाम है? Forum. ओके, और कौन बचा? जागृत समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। हेट, हाँ ऐसा, Yes, sir. कृषान, यस सर। और रोहन समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. तेजश्री, Yes, sir. देवांश समझ में आ रहा है? Yes, sir. प्राची, Yes, sir. ओके बच्चा, कर दिया बेटा? ये हो गया? सबने कर दिया क्या? आंसर लिखने की जरूरत नहीं है जिया, आज तो शायद आप पहली बार देख रहा हूं मैं आपका आंसर। आंसर इतना ज्यादा टफ कैसे लिखोगे आप? टाइपिंग करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी? आपको बस डन लिखना है, जिसने कर दिया वो डन लिखे। आप सही करोगे, वैसे मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है। जिसने लिख लिया वो डन लिखे। ओके, ओके शाबाश बच्चों।
वेरी वेरी गुड बच्चों। देखिए तो जरा सर कैसे लिखना था, तो बहुत सिंपल तरीके। देखो ये इसका स्टाइक्योमेट्री है, तो माइनस ऑफ 1/1 के रिस्पेक्ट में लिखना है ना, तो ऐसा लिखेंगे डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, है ना, बहुत आसानी से बता रहा हूँ। फिर माइनस ऑफ 1/2, 1/1/2 इंटू डेल्टा ऑफ क्या Cl2 डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस ऑफ द डेल्टा HCl डेल्टा T। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ द 2 इंटू डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इंटू डेल्टा Cl2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। होगा नहीं होगा, बोलो रे बच्चों, और डेल्टा HCl डिवाइडेड बाय डेल्टा। बताओ कोई दिक्कत आई क्या? किसी बच्चे को क्या कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पूछो। ओके ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं कि शायद आप लोग कर लोगे। आइए इसका यूनिट जानते हैं। यूनिट क्या होता है? बच्चों इसका यूनिट क्या होता है ये पढ़ो। तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। मानसी आम्रपाली कौन है रे? मैम। बच्चों तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो सर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। सर कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। तो रेट की यूनिट क्या हो जाएगी, देखो रे बच्चों, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय आप क्या बोलेंगे सर यहाँ पे, सेकंड। तो आपका क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। दिस इज द करेक्ट आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर है। आप देख लीजिएगा, कोई भी अगर दिक्कत आई है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। ये सर इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया है, और ये आपको करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। ओके चलिए आगे बढ़े। अब देखो जहां कहीं भी रेट की यूनिट ध्यान रखिएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड के ही रिस्पेक्ट में आपको करना है, ठीक है ना। चलिए आइए एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड। अच्छा एक बात और मैं यहाँ पे एक बात और आगे कर देता हूँ। एक रेट होता है इंस्टेंटेनियस रेट। एक रेट मैं लिख देता हूँ, इंस्टेंटेनियस रेट व्हेन चेंज इन। इस रेट का मतलब क्या होता है, व्हेन चेंज इन कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन में स्मॉल चेंज है तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है ना। कंसंट्रेशन में अगर चेंज बच्चों बहुत कम होता है तो उस टाइप के रेट को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस रेट। अब देखो सर, तो कंसंट्रेशन में जब चेंज बहुत कम होता है ना, तो आर इज इक्वल टू आप क्या लिख रहे हैं, माइनस ऑफ डी। तो डेल्टा आर की जगह पे आप क्या लिखोगे, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी लिख रहे थे ना।
तो इंस्टेंटेनियस रेट में क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी आर अपॉन डी। ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट है आई आर, और ये आपका एवरेज रेट है। तो डी क्या इंडिकेट करता है, डी डेल्टा तो आपको पता है सर, कंसंट्रेशन में अगर चेंज ज्यादा होता है तो उस टर्म को डेल्टा से इंडिकेट किया जाता है बच्चों। अगर कंसंट्रेशन में बच्चों चेंज बहुत कम होता है ना, बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है, तो उसको आप डी से इंडिकेट करते हैं। अब बताओ कोई डाउट? बोलिए। नो सर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ओके। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा था डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ओके, चलो इसको मिटा। मैंने एक टर्म लिखा था ना, क्वेश्चन में कभी कभी जेई मेंस 2019 में एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था। देखो यहाँ पे लिखा था ना, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्ट। तो इसकी जगह पे ऐसे भी लिख सकता है, क्या बताऊं? इसकी जगह पे ये लिखेगा disappearance in concentration of reactant। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में डिसअपियरेंस भी बोला जाता है, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डिसअपियर हो रहा है ना, कमी हो रही है तो डिसअपियर, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसको ऐसे भी लिख सकता है, appearance in concentration of। प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो अपीयरेंस आएगा उसको ऐसा भी लिख सकता है। आप देख लीजिएगा बच्चों, कोई डाउट आता है पूछिए। ग्राफिकल, आइए पढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो पहला हम लोग एक ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं बच्चों। पहला हम लोग बनाते हैं रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ। रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं, तो देखिए क्या बनेगा। तो ये रेट है, ये टाइम है। तो फॉर रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट के लिए रेट वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ क्या होगा भाई? देखो, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है ना। तो अच्छा, एक काम करते हैं, रेट रेट भी कम आ रहा है, रेट का नहीं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। समझ में सही से आ रहा है ना आप लोगों को? यस सर। तो बच्चों यहाँ पे देखो, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ। तो देखो, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है ना, तो धीरे 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 जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी क्या होगा, कम होता जाएगा, ऐसे नीचे आते रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा, टाइम बढ़ता जाएगा ऐसे। ठीक है ना? तो देखो, धीरे धीरे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, तो टाइम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इस टाइप के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं बच्चों, इस टाइप के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। दूसरा ग्राफ देखो, प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ।
देखो समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है ना, तो बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, टाइम भी बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों आप लोग बोलेंगे कि सर ये इसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो बच्चों, किसी को कोई डाउट है क्या? ओके, आइए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आइए। एक न्यूमेरिकल हम लोग, एक तो जो मैंने अभी आपको रेट लिखाना सिखाया ना, ये बात मान के चलिए नीट में और बोर्ड एग्जाम में एक तो वो क्वेश्चन पक्का आएगा। एक तो बच्चों वो क्वेश्चन बिल्कुल 100% है कि आपको पक्का आएगा वो क्वेश्चन, ठीक है ना। दूसरा आओ देखते हैं कैसा आता है, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना। फॉर द रिएक्शन H2 plus I2 is equal to 2HI. The rate of disappearance of H2 1.0 into 10 to the power minus 2 mole per liter per second। और आपको बोलेगा द रेट ऑफ appearance of HI will। तो बच्चों पहले इस रिएक्शन का रेट लिखिए, माइनस ऑफ द डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T is equal to minus of the delta I2 अपॉन डेल्टा T is equal to हो जाएगा बच्चों 1/2 into डेल्टा HI। बच्चों इन दोनों का ही रिलेशन है बस। तो आप क्या बोलेंगे, तो रेट कैसे निकलेगा? अब आपको क्या निकालना है, डेल्टा HI, अपीयरेंस ऑफ HI मतलब डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T निकालना है ना। तो आपको वैल्यू कौन सी दी हुई है बच्चों? आपको वैल्यू ये दी है कि कौन सी, H2 वाली। कौन सी वैल्यू दी है? डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। ये वैल्यू पूरा दिया हुआ है ना, सेकंड के साथ दिया हुआ है ना, मोल पर लीटर पर सेकंड का मतलब डेल्टा T के साथ दिया हुआ है। तो ये है 10 टू दी पावर माइनस। तो आप लोग बोलेंगे डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1/2 इंटू डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T। तो डेल्टा ये वाला टर्म निकालो, डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। तो बच्चों क्या हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 2 इंटू क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 4। तो माइनस ऑफ 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 मोल पर लीटर सेकंड। ये इसका आंसर है। आए रे सबको समझ में, या एक बार और समझाऊं मैं? बोलो बच्चों, क्या एक बार और समझोगे क्या? अरे कोई तो बोलो, कुछ तो बोलो, आया कुछ भेजे में? Yes, sir. सबको आ रहा है बच्चों समझ में? Yes, sir. Yes, sir.
सर चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। आइए चलिए मैं बुकलेट आपको बताता हूँ, कुछ बुकलेट से क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। Sir, mic off है. ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर ए रिएक्शन 2NH3 इज इक्वल टू N2 + 3S2 इस ऑब्जर्व दिया गया है, और यहाँ पे ये कुछ इसके लिए ऐसा दिया गया है, और आपको बोला ये करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है ना। ये करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा, ये आपको पूछ रहा है। तो देखो ये एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, और हो सकता है इस बार भी आए। मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन से, इस बुकलेट से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। करो इसको सॉल्व 2 मिनट में, करो इसको, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट।
ओके, कर दिया क्या बच्चों? किया या नहीं किया बोलो? Yes, sir. क्या ऑप्शन आया? C. सी। ओके, देखते हैं, चलिए इस रिएक्शन का रेट देखो कैसे लिखते हैं। 1/2 माइनस ऑफ 1/2 डेल्टा -3 divided by delta t equal to plus of delta n2 upon delta t is equal to 1/3 of delta h2 upon delta t। अच्छा देखो, इसको क्या कर रहा हो, माइनस ऑफ 1/2, NH3 वाले को क्या बोला है, K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2। ये K2 बोला है, इसको क्या बोला है, H2 वाले को क्या बोला है, इधर देखो K3 का है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 इंटू। समझ में आ रही बात? क्या किसी को अगर कुछ बात कहनी है तो बोलो, है ना। ये इसका इक्वेशन का एक्सप्रेशन है। तो इस इक्वेशन को सिंपल करता हूँ तो पूरे इक्वेशन को काई से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, -6/2 K1 इज इक्वल टू 6 K2 इज इक्वल टू 6/3 K3। 6/2 K2 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 K1 इज इक्वल टू 6 K2 इज इक्वल टू 2 K3। समझ में आया आपको भूमिका तिवारी? Yes, sir. किसी को कोई सर डाउट? 6 से क्यों किया सर? 6 से इसलिए किया ना, 6 पूरी बार 6 टर्म जो है डिवाइड हो जा रहा है ना, और किससे करो फिर बता। 6 एक सबसे कम छोटा से छोटा ऐसा नंबर है जिससे जो है पूरी बार ये डिवाइड हो जाएगा। तो बोलेगा सर 4 से करेगा तो 3 थोड़े, ये 4/3 हो जाता, तो ये 3 से थोड़ा ना होता पूरी यहाँ डिवाइड। सिंपल किया ना मैंने। और बता, और कोई नंबर बता। वीडियो बंद कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा लाइट नहीं है तो ये अंधेरा हो गया है, वीडियो बंद कर। बोल, और किससे करो फिर बता, बता भाई मेरे। ओके सर, नहीं हो जाएगा सर, इससे ही होगा। और किसी के कोई माइंड में कुछ बात कहनी है तो बोलो। वो दिक्कत तो नहीं है। माही पारी, कुछ आ रहा है आपको समझ में? सर इधर आंसर सी ऑप्शन दिया है तो, लेकिन अबे -3 K1 है ना सर हमारा, तो माइनस साइन कंसिडर नहीं करने का। नहीं नहीं, माइनस साइन कांस्टेंट टर्म है ना, कि एक्चुअली उसने कांस्टेंट, ये एक्चुअली कांस्टेंट टर्म है ना, तो इसलिए इसके आगे करने की जरूरत नहीं। और बता, और बता, माइनर डाउट जो भी है। नो सर, नो डाउट। इम्पोर्टेंट है या सेम भी आ सकता है? चलो आगे बढ़ो। ओके बच्चों, देखो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, इस क्वेश्चन को देखो। ओके भाई, इस क्वेश्चन को देखो। फॉर रिएक्शन 2N2O5 इक्वल टू 4NO2 प्लस O2, the concentration of NO2 increases by, ये टर्म दिया गया है। What will be the average rate of appearance of NO2 and average rate of disappearance? पहले तो इस इक्वेशन का क्या करो, रेट लिखो। एवरेज रेट माइनस ऑफ 1/2 of the delta N2 upon N2O5, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखना है। मैं कहीं कहीं पे ध्यान नहीं रह पा रहा है तो आप ध्यान रख लेना इस बात का, ये पक्का स्क्वायर ब्रैकेट में होगा। ऐसा हो जाएगा।
R is equal to plus of delta. अब सुनो बच्चों, उसने दिया है कंसंट्रेशन ऑफ NO2, तो डेल्टा NO2 की वैल्यू कितनी दी है उसने? 2.4 × 10⁻⁻⁻, और टाइम दिया हुआ है डेल्टा T 6 सेकंड। रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 निकालना है ना। NO2 आपको निकालना है, अपीयरेंस ऑफ NO2 निकालना है। तो देखो सर कैसे निकलेगा, अपीयरेंस ऑफ NO2 आपको निकालना है। देखो बच्चों कैसे निकालेंगे, तो आप लोग इसको क्या करोगे, रेट इज इक्वल टू आप लिखोगे 1/4 डेल्टा NO2 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर दिया गया है? 2.4। अच्छा ये इसी के बराबर दिया है क्या? 4 की वैल्यू यहाँ से एवरेज रेट ऑफ, एक मिनट है, तो ये 4, एक मिनट में इसको कर देता हूँ, एक्चुअली इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। For reaction 2N2O5 equal to 4NO2 plus O2, the concentration of NO2 increases by 2.4 into 10⁻⁻2 molar in second. What will be the average rate of appearance of NO2 and average rate of disappearance of N2O5? इसमें बच्चों, अच्छा यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू दी हुई है, एक मिनट है सर, ये 1/4 और ये टर्म आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा, NO2 की वैल्यू जो है आपका दिया हुआ है उसमें 4 से इसको डिवाइड कर दिया। एक्चुअली ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम क्या दी हुई है मैं आपको समझाता हूँ। कि हम लोग जानते हैं कि सर ये आपका जो ये है ना अपीयरेंस, अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा तो सर ये क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ द डेल्टा N2 अपॉन N2O5 अपॉन डेल्टा 2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T, ऐसा आएगा, है ना। अब यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, तो आपको क्या दिया गया है बच्चों, इसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा ना, ये आंसर इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 निकाल देता हूँ। पहले मैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 निकाल देता हूँ। तो N2O5 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा माइनस साइन से, है ना। तो 2/4 इंटू डेल्टा NO2, तो डेल्टा NO2 की वैल्यू इधर दी हुई है 2.4 into 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा बच्चों, ये आपका 2 हो जाएगा, और ये 2 0.4 से इसको कैंसिल करो, तो माइनस ऑफ डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू कितना आएगा, देखो तो जरा कैलकुलेट करो सर इसको। तो बच्चों ये आपका कितना आ जाएगा, तो 0.4 डिवाइडेड बाय, आप अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा बच्चों आपका 2 × 10⁻³ मोलर पर सेकेंड, ऐसा इसका आंसर आएगा। डिसअपियरेंस वाले का आंसर आएगा ये वाला। तो आंसर की मैं चेक कर लीजिएगा, शायद ये वाला ऑप्शन आ रहा है,
आप देखो पहले डिसअपियरेंस निकलेगा तभी तो अपीयरेंस निकलेगा। अपीयरेंस निकालता हूँ अब मैं यहाँ पे देखो, तो अपीयरेंस ऑफ NO2 कैसे निकालूंगा सर? अपीयरेंस निकालने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, देखो अपीयरेंस का मतलब आपका हो जाएगा बच्चों कि 1/2, ठीक है ना, 1/2 ऑफ द डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T, वो वैल्यू यहाँ पे निकल गई ना। अब मुझे ये वाला टर्म निकालना है, 1/4 इंटू डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T। अब मुझे ये निकालना है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करो, तो 4/2 इंटू डेल्टा N2O5, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ इजिकल टू डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T। तो ये शायद आएगा 4 इंटू 10⁻, इससे ये कैंसिल हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। आया बच्चों समझ में आपको क्या बोल रहा हूं मैं? अरे बोलो आया या नहीं आया, बोलो भाई। Yes, sir. सबको आ गया ना समझ में? चलो मैं अब आपको कुछ होमवर्क दे दूं क्या घर के लिए, दे दूं रिद्धि? Yes, sir. चलो बच्चों वेरी गुड, होशियार हो। अब क्या है ना, कुछ क्वेश्चन आपको घर के लिए, बालकों पहला ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, वीडियो में देख लेना। दूसरा ये वाला करेंगे, तीसरा ये वाला करेंगे, चौथा ये वाला करेंगे, बालकों देखना बहुत जरूरी है। और कौन से बचे हैं ये भी देख लेना एक चक्कर। ठीक है, तो चलिए बच्चों फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। और किसी को कोई बात पूछनी है क्या? किसी को कोई बात पूछनी है, किसी को कोई बात कहनी है तो बोलो, बोलो भाई। बच्चों किसी को कुछ कहना है क्या? No, sir. ओके, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना बेटा? Thank Okay, you, sir. sir. Bye, sir.